स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म ईवी क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो से हमारा अध्ययन प्राचीन इतिहास में चल रहा था। ठीक है, पिछले 2-3 वीडियो से हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को शुरू किया था। हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है और एक क्लास हमने लिया था इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस को लेकर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, वहां से आप उन दोनों वीडियोस को देखें। आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है, क्या अप्रोच रहेगा हमारा पढ़ाई का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास का स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत को लेके हमारा जो टॉपिक है ये आज पार्ट 1 हमने देखा था, जिसमें हमने अभिलेखों की बात की थी, इंस्क्रिप्शन की। प्राचीन इतिहास के स्रोत को हमने वर्गीकृत किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि अभिलेखों के आधार पे कैसे इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, देखो इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कॉइन्स। लेकिन कॉइन्स का जो स्टडी है वो कब से शुरू हो रहा है? जब भारत में सिक्कों की प्राप्ति होनी चालू होती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें सिक्कों प्राप्त होते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। यानी न्यूमिस्मेटिक्स वो तरीका है जिससे हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। और आज हम देखेंगे इन कॉइन्स की क्या भूमिका है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास की समझ विकसित करने में इन सिक्कों की क्या भूमिका रही। देखो, बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स की परिभाषा की। मुद्रा शास्त्र, हिंदी में कहते हैं इसे मुद्रा शास्त्र। ठीक है, देखो इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है और यह शासन काल या उस काल के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तरीका है। देखो, हमने देखा था कि इतिहास के स्रोत के रूप में 2 तरीके के स्रोत हमने देखे थे। एक हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हमने देखा था साहित्यिक स्रोत। देखो, पुरातत्व में जो हमें खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, और साहित्यिक यानी लिटरेरी सोर्सेज में हमें उन चीजों के बारे में रूप में जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत तालमेल बैठता है तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसीलिए जब हम साहित्यिक स्रोतों में किसी शासक की बात करते हैं या उसके शासनकाल की आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं, उनकी पुष्टि करने में ये सिक्के बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी शासन या काल के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तरीका है। सिक्कों के अध्ययन से शासकों की पहचान की जाती है, उन शासक शासनकाल की अवधि, उनका टाइम पीरियड क्या रहा, उनका भौगोलिक विस्तार के साथ ही उनके प्रशासन की भाषा और उनके द्वारा ली गई उपाधियों का पता चलता है। ठीक है, देखो भौगोलिक क्षेत्र में सिक्के जहां भी खुदाई से प्राप्त होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस शासक से वो सिक्का संबंधित है उस क्षेत्र में उस शासक का शासन या प्रशासन चल रहा हो। तो हमें पता चलता है कि किसी शासक का भौगोलिक विस्तार
किस क्षेत्र में था या रहा होगा। कई एक बार हमें किसी सिक्के पे कुछ लेख अंकित मिलते हैं। उन लेख से हमें पता चलता है कि उनके प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या रही होगी। किन्हीं किन्हीं सिक्कों में राजाओं के द्वारा जो उपाधियां ली गई, उन उपाधियों का भी उल्लेख मिलता है। तो हमें उन्हें उनकी उपाधियों का भी पता चलता है। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर बने चित्र या प्रतीक उस समय की आर्थिक स्थिति, धार्मिक विश्वास और कलात्मक शैली को भी दर्शाते हैं। पता चलता है कि सिक्का कितना डिफाइंड है, किस क्वालिटी का सिक्का है। उस समय की जो कलात्मक शैली है, उसकी भी पहचान हमें सिक्कों के माध्यम से होती है। ठीक है, तो हमने देखा न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, और इसकी जो महत्व है वो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी पहलुओं में इसकी महत्व देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में सिक्के कब से मिलना प्राप्त होते हैं। सिक्के यानी मुद्रा कब से मिलना प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस में खुदाई से हमें जो मुहर प्राप्त हुए हैं, मुहर प्राप्त हुए हैं, ये उनका चित्र है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो अभी पढ़े नहीं गए हैं, यहाँ देखो। ठीक है, उसके नीचे चित्र बने हुए हैं किन्हीं जानवरों के, कुछ आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, कुछ फिर जानवर बने हुए हैं, यहाँ हाथी बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ मुहर प्राप्त होती है। यहाँ देखो स्वास्तिक बना हुआ है। ये जो मुहर है, इनके संबंध में कोई साहित्यिक स्रोत तो है नहीं। हमें इक्वेशंस जो बैठानी होती हैं पुरातात्विक स्रोत में और साहित्यिक स्रोत में, तो यहाँ साहित्यिक स्रोत का तो अभाव है। तो इसी चलते जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, इतिहासकार या जो विद्वान हैं, उनके बीच में इस मुहर को लेके मतभेद है, मतभेद है। ठीक है, कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये सिर्फ मुहर है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका मुद्रा के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा होगा। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों स्तर पे था। एक तो आंतरिक स्तर पे भी था, आंतरिक स्तर पे भी था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आपस में तो व्यापार करते ही थे, लेकिन उनका विदेशी स्तर पे यानी बाह्य स्तर पे भी व्यापार चलता था। ठीक है, व्यापार चलता था। तो बात करते हैं कि अगर करेंसी नहीं थी, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की करेंसी या मुद्रा नहीं थी, तो ये व्यापार कैसे करते थे। व्यापार में विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या था, इसका मीडियम क्या था, माध्यम क्या था। आज हम देखते हैं कि हम किसी को 100 रुपए का बिल बोलते हैं, 100 रुपीज की नोट जो है वो हम नोट देते हैं और उसी मूल्य की वस्तु हम ले लेते हैं। लेकिन उस समय हम पाते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कॉइन नहीं मिल रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए, विनिमय या एक्सचेंज के लिए किसको मीडियम बनाते थे। कहा जाता है कि उस समय बार्टर सिस्टम यूज में रहा होगा। बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्राचीन तरीका है जिसमें मुद्रा के बजाय सीधे एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किया जाता है। देखो, मैं बाजार में खड़ा हूं, मुझे 1 किलो आटा चाहिए,
और मेरे पास कुछ मात्रा में चावल है। मुझे चाहिए क्या? आटा। और मेरे पास है क्या? चावल। मुझे बाजार में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसके पास आटा तो हो और साथ ही चावल की आवश्यकता भी हो। यानी कि डिमांड का कोइंसिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिमांड का कोइंसिडेंस होना जरूरी है। तो ऐसे स्थिति में आदान प्रदान काफी मुश्किल होता रहा होगा। तो मनुष्यों ने आगे चलकर इसी के ऑल्टरनेट के तौर पे करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। करेंसी डेवलप हुई होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं थी। पहली समस्या तो यही देख रहे हैं कि आपको कोइंसिडेंस चाहिए डबल बॉन्ड्स का। दोनों व्यक्ति को एक दूसरे के वस्तुओं में रुचि होनी आवश्यक है। इसका सबसे सरल उदाहरण यह है कि आप चावल देकर गेहूं खरीद सकते हैं। मुद्रा के आविष्कार से पहले दुनिया भर में यही व्यापार का तरीका था। हड़प्पा सभ्यता में भी बार्टर सिस्टम रहा होगा, लेकिन इतिहासकार वहां मुहर को इग्नोर नहीं करते हैं। मुहर यानी जो सील प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता से, उसको इग्नोर इसलिए नहीं करते हैं कि जब किसी वस्तु का व्यापार होता है तो वस्तु कितने प्रकार की हो सकती है। एक तो स्थायी वस्तु हो सकती है जो खराब नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक टिकती है। दूसरी होती है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसे हम कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जैसे सब्जी या मांस, जो आधा कटा हुआ मांस है, जिंदा जानवर नहीं, कटा हुआ मांस। इस प्रकार के ऐसे गुड्स जो खराब हो सकते हैं, उनका भी तो व्यापार बाह्य स्तर पर होता होगा। मेसोपोटामिया से हमें पता है हमारा व्यापार होता था। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने उसको डिस्कस किया है। तो ऐसी स्थिति में इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है कि मुहर का इस्तेमाल भी होता रहा होगा करेंसी के तौर पे, लेकिन अभी एक मत नहीं है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि इस कालखंड में विश्व स्तर पे वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलन में रही होगी। ठीक है, देखो यहां एक व्यक्ति है, सोच रहा है कि आखिर बार्टर सिस्टम में समस्याएं क्या थी। कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ चुनौती रही होंगी, कुछ इश्यूज रहे होंगे बार्टर सिस्टम के साथ। देखते हैं। पहला तो हमने डिस्कस किया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक्सचेंज हैपेंस ओनली व्हेन बोथ पार्टीज वांट ईच अदर्स गुड। ऐसा नहीं है कि मेरे पास चावल है और तुम्हारे पास गेहूं है तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। वहां इस बात की आवश्यकता यह भी है कि दोनों को एक दूसरे के वस्तुओं में रुचि होनी आवश्यक है। दूसरा, नो स्टैंडर्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड प्राइस फॉर गुड्स, हाउ मेनी ग्रेन्स फॉर वन पॉट। मान लो किसी को एक मटकी खरीदनी है। ठीक है, किसी को एक मटकी खरीदनी है और उसके पास एक बोरे में चावल रखा हुआ है। एक बोरे में चावल रखा हुआ है। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कितनी मटकियों के बराबर कितना चावल दूं। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये एक समस्या थी। दूसरा, पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी समस्या। क्योंकि फूड आइटम्स स्पॉइल्स क्विकली, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। अधिक समय तक स्टोर नहीं कर पा रहे थे इसको। अगला है डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, बल्कि आइटम्स लाइक ग्रेन्स, एनिमल्स, पोट्री और हार्ड टू कैरी। अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, छोटे बाजार से बड़े बाजार, बड़े बाजार से विदेशी व्यापार, ऐसे हम अगर चीजों को मोबिलाइज करना है तो उस समय क्या होता है कि जो बल्कि आइटम्स हैं, तो कोई एक मटकी तो लेके जाएगा नहीं, बड़ी बड़ी मटकियां हैं, बड़े बड़े अमाउंट में है मटकियां। उन मटकियों को ले आने में समस्या होती थी
चावल के बदले मुझे बेचना है तो मेरे मेरे यहाँ 1000 मटकियां बनती हैं दिन की, मैं वो मटकियों को कैसे ले जाऊंगा? उसके लिए इशू हो रहा था, तो उसके लिए करेंसी आनी लाजमी थी। आगे देखते हैं। देखो, अर्ली पीरियड में हमने देख लिया कि वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। कालांतर में हम देखते हैं कि 600 बीसी से लेके 200 बीसी तक हमें एक सिक्का मिलता है जिसे हम बोलते हैं पंचमार्क सिक्का। क्या बोलते हैं? पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के। ठीक है, ये हमें मिलने प्राप्त होते हैं कब? अराउंड 600 बीसी से 200 बीसी तक, यानी कि मौर्य काल तक ये सिक्के चलते हैं, पंचमार्क सिक्के। देखो, पंचमार्क का मतलब क्या होता है कि एक मेटल का हमने ले लिया। मेटल में जनरली यहाँ पे चांदी ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे और उस पर ठप्पा मार के उसको पंच करके बनाया जाता था। देखो, पीछे बैकग्राउंड में कोई पंचिंग नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है और ऊपर से पंच किया गया है। तो यानी कि इसके फेस पे, जिसको हेड बोलते हैं हम लोग आज के डेट में, हेड पे ही पंचिंग कर दी गई है। देखो, कभी चांद दिखेगा, कोई पशु दिख सकते हैं, यहाँ मछली है, किसी भी प्रकार का कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, चांद है, तारे हैं, ऐसे कुछ बना देते हैं। और इनका प्रचलन होने लगा मौर्य काल में सिक्कों के तौर पे। ठीक है, ये चांदी के सिक्के थे। देखो, ये पहले सिक्के हैं जिन पे किसी भी प्रकार का अभी भी लेख नहीं है, कोई लेख नहीं है, किसी भी प्रकार की तिथि नहीं है, तिथि नहीं है। मिलता क्या है? सिर्फ चित्र, यानी कि लिखित, यानी कि लेख नहीं है, तिथि नहीं है, सिर्फ चित्रित है ये। और ये हमने बात किया कब तक चलता है? मौर्य काल तक ये सिक्के चलते हैं। मौर्य काल तक ये सिक्के चलते हैं। इन सिक्कों का एक और नाम है, उसे हम हिंदी में कहते हैं आहत सिक्के। आहत वही पंचमार्क के सिक्के, आहत सिक्के। ठीक है, नोट करते रहिए, यहां से सीधे सीधे सवाल एग्जाम में दिखते हैं। आहत सिक्के। देखो, पंचमार्क सिक्के सिर्फ चांदी के ही नहीं बनते थे, तांबे के भी बनते थे। ठीक है, तांबे के भी बनते थे, लेकिन अधिकांशतः ये पंचमार्क सिक्के किसके होते थे? चांदी के। ठीक है, ध्यान रखना है, चांदी के। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल में। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था मौर्योत्तर काल में बहुत सारी जातियां, विदेशी जातियां भारत में इन्वेजन करती हैं, इंडिया में आती हैं। जैसे ग्रीक बैक्ट्रियन इंडिया में आते हैं, उसके बाद शकों का आक्रमण होता है, फिर पार्थियन आते हैं और अंत में कुषाण आते हैं। ग्रीक बैक्ट्रियन यानी कि हिंद यूनानी, उसके बाद सिथियन यानी शकों का आक्रमण होता है, फिर आते हैं पल्लव और इसी क्रम में अंतिम रूप में आते हैं कुषाण। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ये जो चांदी के सिक्के हैं, इन्हें कहा जाता था पर्ण। ठीक है, इन्हें क्या कहते थे? पर्ण। और इन्हीं को साहित्यों में एक और नाम से बुलाया गया है, उसका नाम है करशापण। क्या कहा गया है? करशापण, करशापण। इसी को एक और नाम दिया गया है रूपक या रूपे। ठीक है, रूपक या रूप। हाँ चलो, स्लाइड ठीक है। रूपक या रूप। इन सिक्कों के जांच के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मौर्य काल हम जब पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, तो हम देखेंगे कि मौर्य काल पूरा का पूरा अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ब्यूरोक्रेसी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। उसमें से एक अधिकारी था जो इन सिक्कों पर जांच करता था। ठीक है, एक अधिकारी था
जो सिक्कों का जांच करता था, वो जांच करता था, उसको बोलते थे रूप दर्शक। उसको क्या कहते थे? रूप दर्शक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि साहित्य में क्या कहा गया है इसे? दर्शापन। ठीक है, और ये सिक्के पहली बार प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं ये एक स्टैंडर्ड कॉइन बनता है। ठीक है, यहां से कॉइन्स का स्टैंडर्ड होने लगता है। स्टैंडर्ड कॉइन्स यानी मानक सिक्के। मानक सिक्के। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं चार बड़े बड़े आक्रमण होते हैं, उसमें से दो की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पहला है ग्रीक बैक्टेरियन यानी कि यूनानी, यूनानियों का भारत में आक्रमण होता है। और दूसरा हम देखते हैं कुषाण, कुषाण शासकों का भारत में आक्रमण होता है। ठीक है, भारत में पहला वंश हुआ ग्रीक बैक्ट्रियन जिसने सोने के सिक्के जारी किए। देखो ये है हिंद यवन के सिक्के, ग्रीक सिक्के। ठीक से देखो इसको, इसमें मानव की आकृति दिख रही है। यहाँ कोई घोड़े पे बैठा हुआ है एक मानव, और यहाँ पे कुछ लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, लेख लिखे हुए हैं। इनकी विशेषताओं को लिखिए। पहली बार गोल्ड कॉइन्स भारत में इशू होते हैं। ठीक है, पहली बार भारत में गोल्ड कॉइन्स इशू होते हैं। साथ ही लेख युक्त सिक्के, इस पे लेख भी मिलते हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण है कि तिथि भी मिलते हैं। सबके सिक्के हैं, तिथि भी मिलते हैं। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल को, तब हम लोग इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, किसके सिक्के पे क्या मिला है, किस तरीके से यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंद यूनानियों के सिक्कों पे हम पाते हैं, हिंद यूनानियों के सिक्कों पे हम पाते हैं कि मानवीय आकृतियों का, मानवीय आकृति भी दिखना चालू होती है। मानवीय आकृति, इनके सिक्कों का दो पक्ष है, जैसे आमतौर पर होता है पृष्ठ और पीछे वाला, सामने वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट। इसका हम लोग क्या कहते हैं? हेड और टेल, चित और पट। हेड और टेल। हेड वाले पोर्शन में क्या करते थे? ये अपनी आकृति बनवाते थे। जिस शासक ने इस सिक्के को जारी कराया है उसने अपनी आकृति बनवाई हेड वाले यानी सामने वाले पार्ट। और जो टेल वाली आकृति है, टेल वाला पोर्शन है, उसपे इन्होंने अपने आराध्य देव का, जिस भी देवताओं को ये मानते हैं आराध्य देव यानी अपने डेटी को इस वाले पार्ट पे उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, क्लियर है? एक सवाल पूछ सकता है कि भारत में वो पहला ग्रीक बैक्ट्रियन कौन हुआ जिसने कि गोल्ड कॉइन्स जारी करवाए थे? ठीक है, एक नाम आप याद रखेंगे, मिलिंद का। मिलिंद, मिलिंद, जिसे हम लोग कहते हैं मीनांडर। मीनांडर, ठीक है, इनकी एक किताब है मिलिंद पन्हो। ठीक है, नागसेन के साथ इनकी जो वार्तालाप हुई उसी का संकलन है मिलिंद का, मीनांडर। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नीचे देखो, यहाँ पे जो इमेज है ये है कुषाण शासक विम कडफिसेस की। कुषाण शासक विम कडफिसेस, इसने भी सोने के सिक्के जारी कराए हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि जब कुषाण भारत में आते हैं तो कुषाणों का जो क्षेत्र था पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था, और इन्होंने क्या किया था कि जो सिल्क रूट था, चाइना से जो व्यापार होता था रोम का, वो सिल्क रूट के माध्यम से होता था, और इन्होंने इस बड़े से सिल्क रूट के एक पोर्शन को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।
इस कारण क्या होता है कि इंडिया में गोल्ड का फ्लो बढ़ता है, भारी मात्रा में गोल्ड का फ्लो बढ़ता है टोल के रूप में या जैसे भी व्यापार के रूप में। इन कुषाण शासकों ने उन रोमन जो व्यापारी थे उनके द्वारा जो इनको सोने के सिक्के मिलते थे उनको गलाकर इन्होंने भारत में फिर से सोने के सिक्के जारी करना शुरू किया। सोने के सिक्के इन्होंने ढेर सारे जारी किए, ठीक है। और इन सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। पूरे प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के काल में ही जारी किए गए, ठीक है। लेकिन अभी भी जो सिक्कों की सर्वाधिक संख्या थी, जो अधिक मात्रा में जो सिक्के ढलते थे वो अभी भी तांबे के थे, ठीक है, तांबे के थे। लेकिन सोने के सिक्के जो भी ढले हैं उनकी शुद्धता काफी ज्यादा थी। देखो गुप्त काल में हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढाले गए गुप्त काल में, लेकिन उनकी गुणवत्ता कुषाण शासकों के द्वारा ढाले गए सोने के सिक्कों से थोड़ी सी कम है, उनमें मिलावट देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुषाण शासक हुआ कनिष्क, हम चर्चा करेंगे कनिष्क। कनिष्क के काल में बुद्धिज्म को प्रश्रय दिया गया, बुद्धिज्म को संरक्षण प्राप्त हुआ और कनिष्क के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उसमें भगवान बुद्ध के छवि देखने को मिलती है। पूछेगा इस शासक के सिक्के में भगवान बुद्ध की छवि देखने को मिलती है, वो था कुषाण वंश का शासक कनिष्क। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हमें देखना है, हमने मौर्योत्तर काल देखा, मौर्योत्तर काल में हम ये तो विदेशी जो हुए उनका देख लिया। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं सातवाहनों के बारे में। महत्वपूर्ण है, यहां से भी सवाल पूछता है, छोटा सा सवाल पूछता है कि किस वंश के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। शीशे के सिक्के जारी किए गए, तो सातवाहन वंश के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए, ठीक है, याद रखेंगे जारी किए गए। देखो शीशे यानी लेड, पीवी लेड के सिक्के जारी किए गए, ठीक है। आप यहाँ सिक्का देखिए, यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस पे एक नाव बना हुआ है, नाव की आकृति बनी हुई है। देखिए यहाँ पे नाव की आकृति बनी हुई है, ये पाल चढ़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, नाव की आकृति बनी हुई है। ये क्या दिखाता है, जैसे हमने बोला कि सिक्कों का अपना महत्व है। ये सिक्का क्या दिखाता है, ये सिक्का है गौतमी पुत्र सातकर्णी का, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ठीक है। और ये दिखाता है इसके नेवल कैपेसिटी का, ठीक है, नौसेना की शक्ति को ये दिखाता है। सातकर्णी समुद्र में भी इसका शक्ति रहा होगा, ठीक है। यहां लिख लेना है कि सातवाहनों के सिक्के पे हमें शिप या नाव की आकृति मिलती है, नाव की आकृति उत्कीर्ण मिलती है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ के सिक्कों में हमें चैत्य भी देखने को मिलते हैं। चैत्य समझते हैं, बुद्धिज्म में इसका महत्व है चैत्य और विहार, चैत्य विहार का। जो चैत्य पूजा स्थल की तरह है, वो चैत्य भी हमें उत्कीर्ण देखने को मिलता है सातवाहनों के सिक्कों में, ठीक है। महत्वपूर्ण है, सवाल यही से पूछता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए, सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं गुप्त काल में।
ठीक है, गुप्त काल में हमें देखना है सिक्कों का महत्व। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गुप्त काल के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, यहाँ हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, बहुत सारे, इसलिए हमें यहाँ सिक्कों से इतिहास का अध्ययन करने में काफी सहूलियत हमें मिलती है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो सिक्का है ये किसका है, चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट का। ठीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। ठीक है, इस सिक्के को बोलते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। क्या बोलते हैं इसको, राजा रानी प्रकार के सिक्के। ठीक है, देखो गोल्ड कॉइन की है, सोने का सिक्का है, राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं। इस सिक्के से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी, उसका नाम क्या था, कुमारी देवी, कुमारी देवी से विवाह किया था। ठीक है, जब हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त ने वैशाली यानी वज्जी के एक गण था जिसका नाम था लिच्छवी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था, मैट्रिमोनियल संबंध स्थापित करके। ठीक है, लिच्छवी पे भी अधिकार अपना स्थापित किया था इसने। लिच्छवी की राजकुमारी और चंद्रगुप्त का विवाह होता है और इसकी पुष्टि हम लोग देखते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के से। ठीक है, तो हमने देख लिया पहला। दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा यहाँ पे है, ये जो सिक्के हैं ये है समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। देखो इस सिक्के को ध्यान से बताता हूं, यहाँ पे अश्व यानी घोड़े की आकृति है, अश्व की आकृति है, और इस सिक्के से हमें समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की प्रमाण मिलती है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ, जो साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। ठीक है, अश्वमेध सिक्के किसके, समुद्रगुप्त के। नोट में मेंशन करना, गुप्त काल में ही सर्वाधिक, गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स सर्वाधिक, याद रहेगा यही सवाल पूछता है, गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा किस वंश के शासक के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्रम रहा है सिक्कों का। चलो अंतिम एक टॉपिक है टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व नहीं है, बस समझने के लिए इसको देख लो, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, जैसे आज हम लोग यूज करते हैं 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, और इसके बदले हम 100 रुपए के मूल्य वाली कोई वस्तु हम खरीदते हैं। ठीक है,
100 रुपए के मूल्य वाली हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मिठाई का डब्बा है या कुछ भी है जिसका मूल्य 100 रुपए है, लेकिन जो करेंसी हम उसको दे रहे हैं, क्या उस करेंसी को बनाने में 100 रुपए लगे हैं? इस करेंसी को बनाने में ही 100 रुपए लगे हैं? आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे ये 5 रुपए का सिक्का है, इस 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 5 रुपए का खर्च आया होगा क्या? या 1 रुपए के सिक्के को बनाने में मात्र 1 रुपए का ही खर्च आया होगा क्या? ऐसा नहीं है। हो सकता है इस 1 रुपए के सिक्के को बनाने में हमें खर्च 2 रुपए आए हों। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो हम लोग समझेंगे करेंसी का क्या रोल है। लेकिन बात यह है कि जब हम किसी वस्तु को या किसी भी करेंसी जैसे चीज को, पेपर नोट हो या सिक्का हो या जो भी है, अगर हम उसको विनिमय की माध्यम मान ले, विनिमय यानी एक्सचेंज का माध्यम मान ले, ठीक है, एक्सचेंज का माध्यम मान लेते हैं, हालांकि उसका मूल्य उस वस्तु के मूल्य के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। चलो एग्जांपल के लिए देखता हूं, मान लो आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, वहां 15-20 दुकानें होंगी आपके गली में या आस पास के क्षेत्र में। अगर वो 15-20 दुकानें आप अमूमन उधार लेते होंगे या आप डायरी मेंटेन करवाते होंगे कि मैंने चीजों से मान लिया, आप खाते में लिख दो, मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगी। ऐसी जब व्यवस्था होती है तो ये दुकानें आपस में क्या करती हैं कि आपस में एक टोकन करेंसी इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, टोकन करेंसी इस्तेमाल करती हैं, इसके ऊपर लिख देती है कागज के ऊपर 10 रुपए। ठीक है, अगर इस दुकानदार के पास 10 रुपए का नोट खुला नहीं है या 10 रुपए के सिक्के नहीं है, वो आपको ये 10 रुपए कागज पे लिखा हुआ एक आपस में माना हुआ कि ऐसा नोट रहेगा तो आप मान लेंगे, वो इसको हैंड ओवर कर देता है खरीदार को, और वो ये 10 रुपए जाके दूसरे दुकान वाले के पास जाता है और उसे 10 रुपए के मूल्य के बराबर उसे वस्तु दे दी जाती है। इन सभी ने आपस में इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। ये सरकार के द्वारा मान्य करेंसी नहीं है, ये एक टोकन करेंसी है। हो सकता है टोकन करेंसी को सरकार भी चलवा दे, जैसे बिटकॉइन है। ठीक है, तो ऐसे करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोकन करेंसी। प्राचीन इतिहास में हमें ऐसे किसी भी शासक की जानकारी नहीं मिलती है जिसने टोकन करेंसी चलाई हो। टोकन करेंसी प्राचीन इतिहास में किसी भी शासक ने नहीं चलवाई। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखते हैं, मध्यकाल में एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। इसको लिखना, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक काल का शासक हुआ, उसने टोकन करेंसी चलवाई थी। ठीक है, टोकन करेंसी चलवाई थी। इसी प्रकार की टोकन करेंसी ब्रिटिश एरा में सन 1805 में भी चलवाई गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सन 1805 में चलवाई थी। लेकिन अंतर यह है कि जो मध्यकाल में यह टोकन करेंसी चली वो असफल रही, असफल प्रयास रहा, और इसने जो लॉर्ड वेलेजली ने चलाया था यह आंशिक रूप से सफल प्रयास था। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या देख लिया? एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स के रूप में हमने देखा सिक्कों का महत्व। ठीक है, सिक्कों का महत्व और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक में मिलेंगे। टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे लगातार क्लासेस आ रही हैं जीएस को लेके, क्योंकि फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहां। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, वहां पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।